अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इन दिनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ज़्यादा डटे हुए दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज़ 259वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस अज़्म का इयादा किया गया कि मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। यानी खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्रैक्टिकली इस मिशन को लीड कर रहे हैं। यानी मिशन इकोनॉमी और मिशन इकोनॉमी को लेकर अभी तक जो आर्मी चीफ ने डंडा घुमाया है उस पर जो करप्ट नासिर हैं, खासतौर पे स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, उनको जो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया और पकड़ धकड़ हुई है उससे डॉलर्स जो है वो कदरे बेहतर होते हुए, यानी डॉलर के मुकाबले में जो डॉलर रुपी पैरिटी है इसका डिफरेंस भी कम हो रहा है ओपन मार्केट के अंदर भी और इंटर बैंक के अंदर भी। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस अज़म को भी दोहराया जा रहा है कि करप्ट अनासर को बेनकाब किया जाएगा। ना सिर्फ ये कि करप्ट अनासर को बेनकाब किया जाएगा बल्कि उनके गिर्द शिकंजा भी कसा जाएगा। अब सवाल हमारा बड़ा सादा सा है। आज से 2 रोज़ पहले हमने ये सवाल उठाया था कि जब आप करप्ट अनासर को टांगने की बात कर रहे हैं तो करप्ट जर्नैलों का एहतसाब कौन करेगा? बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि करप्ट जजेस का एहतसाब कौन करेगा। और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि आज ही ऑडियो लीक्स कमीशन केस का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिटायरमेंट से 8 रोज़ कबल और इस केस के फैसले के महफूज होने के ठीक 3 महीने बाद सुनाया है। यानी ये फैसला जो 6 जून को महफूज हुआ था वो आज 8 सितंबर 2023 को सुनाया जा रहा है। अब समझ नहीं आती है कि वो फैसला जो महफूज हो जाता है उसको क्या फ्रीज़र में रखना होता है या फिर उसको माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म करना होता है कि उसके बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। जब केक पक के तैयार होगा तो फिर फैसला आएगा। भाई जब एक चीज़ तैयार हो गई है तो फौरी तौर पर फैसला सुना दें। खैर ये जो फैसला आया है ये इंतहाई मुज़क्का खेज़ है और इस फैसले के अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर एतराज़ात असल में अदलिया पर एतराज़ात हैं। ये अदलिया पर हमला है, अदलिया पर हमले के मुतरादिफ इसको करार दिया गया है। अब आपको याद होगा कि ऑडियो लीक्स कमीशन हुकूमती अहकामात पर कायम किया गया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में। इस ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इस ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोक दिया जाता है। हुकूमत की तरफ से 3 मुतफरिक दरखास्तें आती हैं जिनमें जजेस पर एतराज़ात लगाए जाते हैं, ख़ासतौर पे उन जजेस पर जो इस बेंच का हिस्सा होते हैं और उनकी ऑडियोज़ होती हैं, बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की खुशदामन की ऑडियो आई थी ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ, वो राफिया वाली आपको याद होगा। उसके साथ ही साकिब निसार साहब के साहबजादे की भी एक ऑडियो थी। जस्टिस मज़ार अकबर नकवी की अपनी एक ऑडियो थी। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इस सारे मामले के अंदर मुलव्विस थे। ये पर्टिकुलर 3 जजेस हैं जिन पर एतराज़ात उठाए जा रहे थे और कुल मिलाकर तकरीबन 9 ऑडियोज़ हैं। इन 9 ऑडियोज़ को लेकर रेफरेंसेस भी आए, इनके फोरेंसिक कराने की बातें भी हुई, इन जजेस को बेंच से अलहदा करने की बातें भी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इन 3 जजेस यानी बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फैसला देते हैं जिसमें खुद उनके खिलाफ एक चार्जशीट है। होना तो ये चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये होता है कि जब जज पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो खुद को उस बेंच से अलहदा करता है, रिक्यूज़ करता है अखलाकी तौर पे। मज़ार अकबर नकवी से मुतालिक वो पहले भी एक और केस में दौरान समात ये कह चुके थे कि मैं इनको बेंच में बिठा के खामोश पैगाम दे रहा हूँ। तो ये खामोश पैगाम वो किसको दे रहे हैं कोई पता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज तो जजेस पर एतराज़ात को आप अदलिया पर हमले के मुतरादिफ करार दे रहे हैं, कल जब आप अपने ही ब्रदर जज जो सीनियर प्यूनी जज हैं और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, आप उनका, उनकी अहलिया का, उनके बच्चों का एहतसाब कर रहे थे, तो क्या उस वक्त आपको अदलिया पे हमला याद नहीं आया था? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप पूरे मुल्क का एहतसाब करते हैं, आप सियासतदानों को चुन चुन के बुलाते हैं। आपको याद होगा ना कि जिस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त वो कैसे सियासत, और फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने कौन सा कम किया था कि किसी को गॉडफादर कहा, किसी को सिजिलियन माफिया कहा। ये सब बातें ये जजेस को कौन इख्तियार देता है कि आप हट के यानी इतने बड़े बड़े रिमार्क्स दे। और उसके बाद ये कहा गया कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी का इस्तेमाल हुआ और वही जजेस बाद में नवाज शरीफ साहब से थ्रू जो मुश्तरका दोस्त हैं वो माफियों के पैगामात भी भेजते रहे। और फिर आपने अपने ही एक जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया और किसके इमा पर किया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है
ना तो उन स्टेटमेंट्स की अगर वो गलत है तो उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए कि जी हमें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, डेफेमेशन सूट किया जाए। लेकिन आज तक कोई ऐसे डेफेमेशन केस जस्टिस शौकत सिद्दीकी पर तो नहीं हुआ, वो तो खुलेआम ये बातें कर रहे हैं। तो आपको उस वक्त ये अदलिया पर हमला याद नहीं आता है कि जिस वक्त आपके अपने जज पे कोई बाहर से हमलावर होता है, वो एतराज़ात उठाता है, तो आप अपनी मर्जी के तहत आप उसको बरतरफ भी करते हैं, आप उसको नौकरी से बर्खास्त करा देते हैं। उस वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बिल्कुल एक्टिव होती है और फैसला आ जाता है। लेकिन जब आपके अपने ऊपर एतराज़ात उठते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ उठता है और उनके करीबी लोगों के ऊपर, हम ख्याल जजेस के ऊपर एतराज़ उठता है, तो वो अदलिया पर हमला करार दे दिया जाता है। शायद यही वजह है मेरे सादा से पाकिस्तानियों कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जब करप्शन परसेप्शन सर्वे 2022 जारी करती है, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का मयार है वो खुलकर सामने आ जाता है और बताया जाता है कि पाकिस्तान में सबसे पहला जो करप्ट डिपार्टमेंट है वो पुलिस का है। दूसरा करप्ट डिपार्टमेंट वो है जो टेंडर्स इशू करता है, ठेका जात का होता है, जिसमें खुर्द-बुर्द होती है, करप्शन होती है। और तीसरा जो करप्ट तरीन डिपार्टमेंट है मुल्क के अंदर, इंस्टीट्यूशन है, वो अदलिया है। तो अदलिया जो है, आलमी रैंकिंग उसकी किस जगह पर है, आलमी मयार हमारा अदलिया का या इंसाफ का क्या है, वो भी सबके सामने है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुब्रता बंदयाल साहब जिस वक्त बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाते हैं, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 53,000 होती है। लेकिन आज जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से 8 रोज़ के बाद सुबकदोश हो जाएंगे मियाद मुकम्मल करके, तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो 56,544 हैं। यानी इन ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ गई है। आपका काम तो ये था कि इस बैकलॉग को ख़त्म करते, लेकिन आपने ये बैकलॉग मज़ीद बढ़ा दिया है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं। आज भी इवन पंजाब गवर्नमेंट शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी करती है तो ये कह देती है कि जी ख़ास पर्टिकुलर कोर्ट है जो शुगर के केसेस को टेकअप करती है और ये केसेस उसी कोर्ट में भिजवाए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? एक ही कोर्ट में एक ही जज साहब बार बार स्टे दे रहे हैं और कौम के यानी टैक्स पेयर के पैसों को अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं। तो क्या ये फ्री लंच होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कि वो शुगर माफिया जो बासर माफिया है, पैसे वाले लोग हैं, वो एक जज साहब के पास जाके केस लगवाते हैं और जज साहब उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला दे देते हैं। तो आपको लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट फैसला देते हैं? इट्स नेवर अ फ्री लंच। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जजेस अभी भी बैठे हुए हैं जो बरात वसूल करते हैं, सरकारी घर और ऐसी लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रक भी वसूल करते हैं। ट्रक का तो आपको पता ही है कि ट्रक जो है उर्फ़े आम में किसको कहा जाता है। हमें तो उस वक्त समझ आई कि जिस वक्त फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो अपने ही भाई के साथ आ गई और उसके बाद पता चला कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है और ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए क्यों इस्तेमाल हो रही है। तो वो क्या था, ज़रा मैं चाहता हूँ वो एक ऑडियो ज़रा आपको माइंड रिफ्रेश करने के लिए कि क्या हुआ था, ज़रा वो सुन लीजिए। दूसरा अपना मुजाहिर साहब जरिए जरा ना उन्होंने जरा मिल उनको जो हाल है पूरा तरह खड़ा तुझे दसो कैसी जाती तजवीज़ ये है कि ये करके ना तारण से 3-4 करा के ना इस्तगासे इन उसे 228,000 ताकि इन्होंने प्रेशर से मैं सुबह करने लो सुबह इन्होंने पूछ कर यानी इन इदारों ने पूरे पाकिस्तान का एहतसाब करना है। अगर एहतसाब नहीं करना, अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं लाना, तो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लाना, बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो है वो एहतसाब का बेड़ा इन्होंने अपने सर पे उठाया हुआ है। यानी आपने अपनी डोमेन से निकल के यानी क्रीज से निकल के छक्के और चौके मारने, लेकिन आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या खुद एहतसाबी नहीं करनी है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात आपने सुनी और ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वही है जिस मामले को लेकर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और तमाम तर बेंचेस गैर आईनी हैं। मैं आपको ज़रा आने वाले दौर का नक्शा समझाना चाहता हूं। अब आज से 8 रोज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। ये वही जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं जिनसे बहुत सारी सियासी जमातों ने भी बहुत सारी तवक्कुआत बांधी हुई हैं। अब एक चीज़ तो ये हो सकती है कि प्रिंसिपल स्टैंड उनका ये था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब तक फैसला नहीं आता मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं रहूंगा और किसी भी बेंच को जो फैसले दे रहा है उसको गैर आईनी मानता हूं। अब जब वो चीफ जस्टिस होंगे तो जाहिर है सबसे पहली उनकी कोशिश तो ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई फैसला आए और अगर वो इस बिल के हक में है तो जाहिर है अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस केस का फैसला क्या आएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको स्ट्राइक डाउन किया था, तो उसके बाद फिर इसका मतलब यह है कि इसका अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखें तो माजी के जो केसेस अभी हाल ही में बड़ी तेज़ी से बड़ी उजलत में सुप्रीम कोर्ट फुर्तियाँ दिखा रही है, तो फिर
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की रूह से, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल ने कहा था कि वो तमाम बेंचेस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके दिए गए फैसलों को भी कलअदम करार दिया जा सकता है, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। यानी उमर अता बंदयाल साहब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपने लिए और ना ही अपने भाई बंदों के लिए, ना ही अपने फेवरेट्स के लिए जिन्हें वो गुड टू सी यू कहते हैं। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए कि वो जितनी फुर्तियां दिखा रहे हैं और पर्टिकुलर केसेस को टाइम दे रहे हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस का बैकलॉग 56,544 तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद एक तलवार लटक रही है उन तमाम तर फैसलों के ऊपर जो गैर आईनी और गैर कानूनी इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को के आने के बाद ये तमाम तर बेंचेस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। बारकैफ अब जस्टिस काजी फाइज ईसा तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, नहीं उतरते, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।